नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सोनी दृष्टि आईएएस की एडिटोरियल एनालिसिस श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस एडिटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं दूर संचार विधेयक जो कि लोकसभा में पास हुआ है और उसके कुछ प्रोविजंस हैं, उसमें कुछ कुछ चेंजेस किए गए हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि आपका ये टॉपिक जो है, जो भी बदलाव आए हैं इस विधेयक से रिलेटेड, वो इसी वीडियो में पूरी तरीके से समाहित कर दिए जाए। ठीक है, तो अभी तक की जो भी डेवलपमेंट है हम उन सारी चीज़ों की यहाँ पे बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल कॉलम से लिया गया है, जिसका टाइटल है स्पेक्ट्रम फ्रेमवर्क। ठीक है, यहाँ पे जब दूरसंचार की बात करते हैं तो ये स्पेक्ट्रम नामक चीज जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये क्या होता है हम लोग इसको भी देखेंगे। ठीक है, न्यू टेलीकॉम बिल्स डज अवे विद द अर्लियर एम्बिग्युइटीज। पहले जो भी कंफ्यूजन थे, ठीक है, उन कंफ्यूजन को दूर करता है। ड्रॉज अप न्यू रेगुलेटरी स्ट्रक्चर, नया जो है किसी चीज को रेगुलेट करने का जो ढांचा बनाना है वो सामने ला के रखता है और कुछ इश्यूज को क्लेरिफाई करता है। जो भी कंफ्यूजन है उनको यहाँ पे हटाया गया है। ठीक है, सरकार ने इसमें कोशिश की है कि इसको पूरी तरीके से रिफॉर्म किया जाए। पहले क्या था कि हमारे सिस्टम में 3 अलग अलग अधिनियम थे, जो अधिनियम इन जो दूरसंचार की सेवाएं हैं उनको रेगुलेट करते थे। ठीक है, अब उनको एक ही विधेयक में समाहित कर दिया गया है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि इसको इंटीग्रेट कर दिया है, जो कॉम्प्रिहेंसिव कर दिया है और प्रोसेस को काफी ईजी कर दिया गया है। ठीक है, पहले क्या होता था कि अगर आपके पास 3 विधेयक है, आपको 3 विधेयक देखने पड़ते थे। अब उनको एक ही में समाहित कर दिया गया है, तो अब कोई इशू होता है तो आपको सारा जो चीज है उसी एक विधेयक में मिल जाएगा। इससे जुडिशरी के लिए भी आसान हो जाता है अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आती है तो। इसके अलावा जो भी रेगुलेट करने वाली संस्था है, जैसे ट्राई है, ठीक है, तो ट्राई जैसी संस्थाओं के लिए भी आसान हो जाता है कि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एक ही विधेयक में सारी चीजें मौजूद है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहले एक बार इसकी रूपरेखा देख लेते हैं। इसमें पहले जो है थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया है, बताया गया है कि खबरों में क्यों है। तो जैसा कि मैंने बताया कि लोकसभा ने जो है इस बिल को पास कर दिया गया है। ठीक है, उसकी वजह से कुछ कुछ महत्वपूर्ण बदलाव सामने आए हैं। उस बिल के अंदर, उस विधेयक के अंदर लोकसभा ने कुछ महत्वपूर्ण बदलाव है जिनको पास किया। वो महत्वपूर्ण बदलाव क्या है उनके बारे में पहले तो संक्षिप्त में चर्चा कर लेंगे और उसके बाद देखेंगे डिटेल में क्या क्या चीजें चेंज की गई है। ठीक है, फिर स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर बहुत सारे इश्यूज थे। ठीक है, क्या है कि स्पेक्ट्रम आवंटन करने के तरीके को लेकर के इश्यूज थे। 2012 में एक केस आया था 2G स्कैम, आपको पता होगा। ठीक है, तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आज से जो है ये आवंटन जो होगा ऑक्शन के बेसिस पे होगा और उसके बाद से जो है नीलामी की जाती थी इनकी। ठीक है, लेकिन अब जो है स्पेक्ट्रम आवंटन का, इसमें सैटेलाइट बेस्ड जो भी स्पेक्ट्रम होते हैं उनके लिए इन्होंने बोला है कि हम लोग प्रशासनिक आवंटन करेंगे। ठीक है, तो 2 तरीके हैं यहाँ पे। एक तो है कि नीलामी की जाए, मतलब ऑक्शन आपका, और दूसरा है प्रशासनिक आवंटन। इसके अंदर जो है आप एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन होगा आपका, मतलब कि यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर चार्जेस देने पड़ेंगे आपको और फिर आपको स्पेक्ट्रम दिया जाएगा। और यहाँ पे नीलामी में जो है आपकी बोली लगती है, जो सबसे ज्यादा देगा वो इसमें आवंटन किया जाएगा उसको। इसके बाद में क्लैरिटी ऑन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज। पहले का जो बिल था उसके अंदर कुछ डेफिनेशंस को लेकर के कुछ कंसर्न्स थे। ठीक है, अब वाले बिल के अंदर वो डेफिनेशंस को लेकर के भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। पहले जैसे व्हाट्सएप जैसी चीजों को उसमें समाहित किया गया था, लेकिन इस बार जो है डेफिनेशन को थोड़ा ओपन एंडेड रखा गया है कि सरकार डिसाइड करेगी। थोड़ा सा सरकार को ज्यादा पावर मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो वो कुछ क्लैरिटी है वो है। इसके अलावा इसके बाद हम लोग आर्टिकल को जो है कंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में यही दिया हुआ है कि लोकसभा ने पास किया है टेलीकम्युनिकेशन बिल। ये जो है इन 3 एक्ट को जो है रिप्लेस करेगा। वो 3 अधिनियम कौन से हैं? वो है भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933, टेलीग्राफ तार गैर कानूनी कब्जा अधिनियम 1950। अब ये 3 अलग अलग अधिनियम है और इनमें कॉमन चीज ये है, ये तीनों ब्रिटिशर्स के टाइम के बनाए हुए हैं। ठीक है, ये ब्रिटिश एरा के, मतलब कॉलोनियल है। ठीक है, उसके बाद से सरकार ने छोटे मोटे चेंजेस तो किए, लेकिन अगर हम आज की टेलीकॉम सेवाओं की बात करें तो बहुत सारा चेंजेस आ चुके हैं। पहले जो है तार जैसी सुविधा होती थी, टेलीग्राम तार, इस तरीके की सुविधा होती थी, और आज अब देखेंगे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम और 4G 5G जैसी चीजें आ रही है सामने। तो आज की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए ये जो एक्ट है या ये अधिनियम है, ये थोड़े पुराने हैं, इनको प्रस्तावित किया गया है। इसको जो है रिप्लेस कर दिया जाएगा ये नए दूरसंचार विधेयक के साथ। ठीक है, नया विधेयक भारत में दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली नियामक संरचना, रेगुलेटरी जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें महत्वपूर्ण है और दूरगामी बदलाव लाता है इसमें। ठीक है,
तो क्या क्या बदलाव लाता है वो यहाँ पे दिए गए हैं, हम उनको देख लेते हैं। यहाँ पे पहला है नियामक परिवर्तन, जो कि आपके रेगुलेटरी परिवर्तन है रिलेटेड टू ट्राई वगैरह। ठीक है, इसके अलावा ये भी है कि अगर कोई नई कंपनी आती है इस सेक्टर में, कम्युनिकेशन में, तो आपको उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। आप कह सकते हैं कि उसका नामांकन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रावधान है। इसके अलावा फिर बात करते हैं स्पेक्ट्रम आवंटन की। तो जैसा कि मैंने बताया, इसमें दो तरीके होते हैं। एक तो है आपका नीलामी के तहत, ठीक है, दूसरा प्रशासनिक आवंटन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन जिसे बोलते हैं। तो अब किस सेक्टर में, मतलब कौन से ऐसे सेक्टर है जिनमें नीलामी होगी और कौन से ऐसे एरिया जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन होगा, तो उसके बारे में भी बात की गई है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव में यहाँ पे सैटेलाइट ब्रॉडबैंड वगैरह जो होते हैं उनके लिए बात की गई है कि आप उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन करेंगे, प्रशासनिक आवंटन करेंगे। ठीक है, इसके बाद लाइसेंसिंग व्यवस्था का सरलीकरण कर दिया गया है। पहले क्या होता था, अगर कोई कंपनी नया खोलना चाहता है, इस सेक्टर में घुसना चाहता है, तो आपको बहुत सारे परमिशंस लेने पड़ते थे, बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते थे। ठीक है, अब उनको जो है कम कर दिया गया, उनको सिंगल कर दिया है। आप देखेंगे कि एकल प्राधिकरण प्रक्रिया कर दी गई है। ठीक है, सिंगल ऑथोराइजेशन कर दिया गया है। तो इसमें क्या होगा कि आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, व्यापार करने के तरीके में बहुत सरलता आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये लाइसेंस की जो व्यवस्था है उसको बहुत सरल कर दिया गया है। पहले लगभग 100 लाइसेंस लगते थे, अब उनको 1 या 2 के अंदर समाहित कर दिया गया। ठीक है, फिर आपातकाल की स्थिति में सरकारी नियंत्रण। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार इनको लेकर के कंसर्न भी किए जाते हैं। आपको सुनने में आया होगा कि इंटरनेट शटडाउन कर दिया, जो नेट की सेवाएं हैं वो बंद कर दी। तो ऐसी स्थिति में जो है सरकार के पास कुछ पावर है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दिया जाता है कि अगर नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन हो, पब्लिक ऑर्डर को लेकर के कोई इशू हो जाए, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट करती है, इंडिया की सोवरेनिटी को थ्रेट करती है, इन सब चीजों के मामले में आप ऐसा कर सकते हैं कि इन पे नियंत्रण लगा सकते हैं। कम्युनिकेशन जो सर्विसेज होती है, दूर संचार की जो सेवाएं होती है, उन पे आप नियंत्रण लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति, ऐसी जो है पावर सरकार को दी गई है। कुछ कंसर्न्स हैं कि सरकार इसका मिसयूज भी करेगी, लेकिन फिर बात वही है कि ये जो है नेसेसरी एविल है, इसको रखना भी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी जैसे मामलों के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर स्पेक्ट्रम असाइनमेंट पर स्पष्टता, जैसा कि मैंने बताया कि कौन से सेक्टर में आप प्रशासनिक आवंटन करेंगे, कौन से सेक्टर में आप नीलामी करेंगे। ठीक है, तो वो भी स्पष्टता दी गई है। फिर विवाद का समाधान, यहाँ पे ये कहा गया है कि आपके डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए एक लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाया गया है। ठीक है, एक के बाद एक आप पहले इस पे जाएंगे, यहाँ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होगा, नहीं होगा तो अपील की जाएगी। तो ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव है जो कि दूर संचार सेक्टर जो है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए आपके जीएस में जैसे मान लें तो ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर वाला GS3 का पार्ट बनते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं आज के दौर की, जहां पे साइबर थ्रेट जैसी चीजें हैं, इंटरनेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, ऐसे में इस सेक्टर को ठीक से रेगुलेट करना, इसके कंसर्न्स को दूर करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके लिए ये सारे बदलाव लाए गए हैं। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे देखते हैं कि सारी चीजें क्या है। अब स्पेक्ट्रम आवंटन सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए जो है आप स्पेक्ट्रम आवंटन करेंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे करेंगे। देखिए, स्पेक्ट्रम असाइनमेंट एक विवादास्पद मुद्दा है, कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, काफी कंसर्न्स हैं इसको लेकर के। 2012 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाती थी। ठीक है, ये जो स्पेक्ट्रम दो तरीके होते हैं, एक होता है टेरेस्ट्रियल और दूसरा आपका सैटेलाइट बेस्ड। ठीक है, ये सैटेलाइट जो आपके उपग्रह वगैरह जाते हैं उनसे जो कम्युनिकेशन होता है वो एक सैटेलाइट बेस्ड होता है, और दूसरा टेरेस्ट्रियल, मतलब जो आपके तार वगैरह खींचे जाते हैं, जो टेलीफोन वगैरह की सर्विसेज के लिए होता है ये। तो इसकी जो स्पेक्ट्रम की आ, आवंटन होता था वो नीलामी के हिसाब से होता था। ठीक है, और अब जब हमें कनेक्शन, जो कनेक्टिविटी वगैरह है, 2G 3G 4G 5G जो चीजें आई है, उसके बाद अगर वर्ल्ड ओवर देखें तो ये सैटेलाइट बेस्ड जो भी स्पेक्ट्रम होता है उसका कंट्रोल जो है एक इंटरनेशनल बॉडी है UN के अंदर, उसके तहत है। और हर जगह पे बाकी ग्लोबल प्रैक्टिसेस में भी एडमिनिस्ट्रेटिव आवंटन होता है, इनका प्रशासनिक आवंटन होता है। तो भारत में भी अब वैसा ही किया जाना चाहिए, ये बिल के माध्यम से सामने रखा गया। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए स्पेक्ट्रम के मामले में विधेयक इस आधार पर प्रशासनिक आवंटन का मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें जो है प्रशासनिक आवंटन का जो है फैक्टर सामने ला के रखा है। इसके अलावा जो हमारी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के काफी जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जैसे मान लीजिए कि जैसे अमेजॉन है, उसका एक प्रोजेक्ट है कुइपर बेल्ट,
जैसे एयरटेल का है वन वेब, ठीक है। तो इस तरीके का, जैसे एलोन मस्क का स्टारलिंक, तो ये जो अलग अलग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हैं, उन सब के प्रोजेक्ट के तहत भी ये मांग की गई थी कि आप प्रशासनिक आवंटन करें। प्रशासनिक आवंटन से क्या होता है कि बहुत सारे प्लेयर्स जो है वहां पे आ सकते हैं, ठीक है। उनको क्या करना होगा कि आपको एक पर्टिकुलर कॉस्ट देगा सरकार को, और कॉस्ट के बदले में आपको ये स्पेक्ट्रम दे दिया जाएगा। नीलामी में क्या होता था कि जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वो स्पेक्ट्रम लेके जाएगा। तो ऐसे में उसके पास मोनोपोली हो जाती थी, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि जो प्राइसेस हैं आपके वो बढ़ जाते थे, ठीक है। इससे मोनोपोली होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपनी ज्यादा प्राइसेस में चीजें बेचेगा। तो इसलिए वो सेवाओं की प्राइसेस बढ़ जाती थी, उनका मूल्य बढ़ जाता था। अब अगर आप प्रशासनिक आवंटन के लिए जाते हैं तो 2 3 4 अलग अलग कंपनियां भी आकर के उसको आपको पैसा देगी और वो स्पेक्ट्रम खरीद सकती हैं। और उसकी वजह से जब एक की जगह 4 कंपनियां होगी, कंज्यूमर के पास ज्यादा ऑप्शन होगा, तो वो अपने मूल्यों को भी ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये कंज्यूमर के ऊपर भी इससे काफी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हुई बात आपके इस आवंटन की। अब यहाँ पे हम लोग स्पेक्ट्रम 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 बोल रहे हैं, स्पेक्ट्रम है क्या? देखिए, जब आप किसी से फोन पे बात करते हैं या किसी टेलीफोन से बात करते हैं, ठीक है, तो वो जो वेव्स जाती है, उनके अंदर जो तरंगे होती हैं, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे भेजनी होती है। वरना क्या होगा, आप ठीक से बात नहीं कर पाएंगे, एक हिंड्रेंस क्रिएट होगा, इंटरफेरेंस क्रिएट होगा। उन आपसे बात, आप जो बातचीत कर रहे हैं उसमें हस्तक्षेप होगा, ठीक है। इसलिए जो है ये सिग्नल जो होते हैं, ये एयर वेव जो होती है, वो रेडियो तरंगों के माध्यम से भेजी जाती है, और उनको एक निर्दिष्ट आवर्तियों पर भेजना होता है या फिर एक डेजिग्नेटेड फ्रीक्वेंसी पे भेजना होता है, और तभी आप ठीक से बात कर पाएंगे। अब जो ये डेजिग्नेटेड फ्रीक्वेंसी का जो बेल्ट होता है या जो बैंड होता है, उसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर ये ठीक से नहीं होगा, अगर हस्तक्षेप होता है, तो आप ठीक ठीक से बातचीत नहीं कर सकते। आपने सुना होगा कई बार आप बोलते हैं कि सिग्नल नहीं मिल रहा है। वो सिग्नल इसलिए नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं वो हस्तक्षेप हो रहा होता है वहां पे, ठीक है। तो वो जो बैंड है जिसके अंदर आपको, उस फ्रीक्वेंसी के बैंड के अंदर आपको फ्रीक्वेंसी भेजनी होती है, उसी को कहते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब जैसे आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा, ये एक वेव्स हैं, उनके अलग अलग टाइप होते हैं। जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो मोस्टली हम लोग कम्युनिकेशन इस लेवल पे करते हैं, रेडियो वेव्स के माध्यम से करते हैं या फिर माइक्रोवेव्स के माध्यम से करते हैं, ठीक है। तो अब आपको ऐसा है कि वो फ्रीक्वेंसीज आपको इसी बेल्ट पे भेजनी होगी, तभी आप ठीक से बातचीत कर पाएंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि रेडियो वेव्स का एक बैंड है, इसको बेचा जा रहा है, तो इसी को स्पेक्ट्रम कहा जाएगा, ठीक है। मतलब एक रेंज होती है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसीज जो है, जैसी आपको चाहिए वैसी फ्रीक्वेंसीज मिलती है, उसको आप स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। और वो जरूरी होता है आपके कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। अलग अलग स्पेक्ट्रम पे, अलग अलग बैंड पे अलग अलग काम किए जाते हैं, ठीक है। जैसे एक्सरे वगैरह के लिए एक अलग स्पेक्ट्रम यूज किया जाता है, ठीक। अगर सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है उसके लिए अलग स्पेक्ट्रम यूज किया जाता है। जब हम बात करते हैं टेलीविजन वगैरह की, जो हम लोग घर पे जो कनेक्शन होते हैं टाटा स्काई वगैरह के, उनके लिए अलग स्पेक्ट्रम होता है। मोबाइल सर्विसेज के लिए अलग होता है, एसी टावर वगैरह के लिए अलग होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सैटेलाइट बेस्ड की बात कर रहे हैं, जहां पे हम लोग कह रहे हैं कि इनको प्रशासनिक आवंटन किया जाएगा, ठीक है। आई थिंक अब ये क्लियर है। अब स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर स्पष्टता, तो इसमें विधेयक के अंदर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, 19 क्षेत्रों में इन्होंने कहा है कि हम लोग प्रशासनिक आवंटन करेंगे। 19 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे ये लोग प्रशासनिक आवंटन करेंगे। उसके अलावा जो बाकी है उनमें जो है नीलामी की जाएगी, ठीक है। अब अगर आपको इस 19 क्षेत्रों में किसी एक क्षेत्र को और ऐड करना है, तो आपको इसमें पार्लियामेंट की अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पे स्पष्टता हो गई, भाई ऐसे 19 क्षेत्र हैं जिनके अंदर आपको प्रशासनिक आवंटन करना है, बाकी सब में नीलामी की जाएगी, और अगर आप उसमें कुछ ऐड करते हैं तो उसमें पार्लियामेंट्री अनुमति लेना आवश्यक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर के स्पष्टता, ठीक है। अब टेलीकॉम सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज में अलग अलग सर्विसेज आती है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, आजकल व्हाट्सएप वगैरह भी है। इसके अलावा भी पहले की जो पुरानी सर्विसेज है वो तो इंक्लूडेड है ही। तो यहाँ पे बात थी कि हम लोग जब टेलीकॉम सर्विस बोलते हैं उसके अंदर क्या क्या चीजों को रखेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्लियर किया है, ये एम्बिग्यूटी को हटा दिया है कि ओटीटी कंटेंट जो है, जो आपके आप देखते हैं नेटफ्लिक्स वगैरह पे जो कंटेंट आता है, वो अलग रखा गया है, और व्हाट्सएप वगैरह का जो है कम्युनिकेशन को लेकर के रखा गया है, उसको अलग रखा गया है। यहाँ पे जैसे नेटवर्क लेयर जो है, नेटवर्क लेयर मतलब जिससे आप बातचीत वगैरह करते हैं, उसको अलग रखा गया है, और एप्लीकेशन लेयर जो है उसको अलग रखा गया है। तो जब हम बात कर रहे हैं हमारी हमारी जो ये आवंटन होगा वो नेटवर्क लेवल पे होगा, एप्लीकेशन लेयर को उसमें बाहर रखा गया है। एप्लीकेशन लेयर का मतलब क्या है, ये ओटीटी कंटेंट वगैरह, ठीक है। और नेटवर्क लेयर का मतलब है जिसमें आप बातचीत करते हैं, मैसेज भेजते हैं, फोन लगाते हैं, वो, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि हम लोग नेटवर्क लेवल को तो इस बिल के अंदर रखेंगे, और
एप्लीकेशन लेयर को इससे बाहर रखेंगे, ठीक है। और लाइसेंसिंग व्यवस्था का सरलीकरण, ये मैंने आपको बता दिया है कि पहले बहुत सारे अलग अलग लाइसेंस लेने पड़ते थे, अब उनको एक ही में समाहित कर दिया गया है। रेगुलेटर का पावर है उसको लेकर के भी कुछ डिबेट है। इसमें कहा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर विधेयक के अंदर कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो आपकी ट्राई जो है, टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इसके पावर्स को कम कर रहा है, इसके अधिकारों को, इसकी शक्तियों को कम कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें पार्लियामेंट में भी ये डिस्कस किया गया, उसमें बोला गया कि विधेयक में ट्राई की शक्तियों को लेकर के कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, उसको अपरिवर्तित रखा है, ठीक है। तो ये कंसर्न जो है आपका सॉल्व हो जाता है। दूसरी चीज है, विवादों के निपटारे के लिए एक स्तरीय संरचना भी बनाई गई है, एक लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाया गया है जो कि आपके डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए बनाया गया है। अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट अराइज होता है कंपनीज और सरकार के बीच में, तो आप यहीं पे उसका बातचीत से भी, मध्यस्थता करके भी उसको कर सकते हैं। जब फिर नहीं होगा तो उसके बाद जो है आपका आगे का ऑप्शन रहेगा, अपील कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि पेंडेंसी वगैरह भी थोड़ी कम होगी, ठीक है। तो ये रेगुलेटर्स को पावर को लेकर के भी कुछ इश्यूज थे, उन पे बात कर ली गई है। कंक्लूजन क्या है? तो इसमें कंक्लूजन ये है कि विधेयक कई जटिल मुद्दों पर स्पष्टता प्रदान करता है। डेफिनेशन को लेकर स्पष्टता दी, ठीक है, लाइसेंस वगैरह को लेकर के स्पष्टता हो गई, आवंटन को लेकर के स्पष्टता हो गई। तो ये कई जटिल मुद्दों पर स्पष्टता लाता है। और नियामक ढांचे, रेगुलेटरी स्ट्रक्चर जो है, उसमें कुछ आवश्यक बदलाव लाए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा कुल मिलाकर यह विधेयक का उद्देश्य भारत के दूर संचार कानूनों को आधुनिक बनाना और उनमें सुधार करना है। जैसे कि मैंने बताया, हमारे जो कानून है वो सारे ब्रिटिश एरा से हैं, जो हमारे अंग्रेजों का काल था, उस टाइम पे उन्होंने जो भी कानून बनाए वहां से डेराइव हुए हैं। अब उनको चेंज करना जरूरी था। जैसे कि हम लोग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हमारे क्रिमिनल लॉज को भी चेंज कर रहे हैं। आपको पता होगा कि आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस वगैरह को बदल करके उनकी जगह पे भारतीय कानून अलग से बनाए गए हैं। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी किया गया है कि हमने वो अंग्रेजों के कानूनों को हटा करके अपना एक नया दूरसंचार विधेयक सामने ला करके रखा है, ठीक है। उनमें सुधार करना है और पुराने नियमों को अधिक समसामयिक ढांचे से बदलना है। मतलब कि जो पुराने अलग अलग 3 अलग अलग ढांचे हैं उनको इंटीग्रेट करके एक ही जगह पे समाहित करना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं विराम देते हैं। फिर मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक यू।